नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछले वीडियो में अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था और ये जाना था कि कौन कौन से क्षेत्र में जो अपने को प्रमुख स्थान मिले हैं उनके नाम क्या क्या है। आज अपन उससे आगे बात करते हैं कि इसका नाम सरस्वती सभ्यता भी मिला है, तो क्या उस समय एक सरस्वती नाम की भी एक नदी थी? वो नदी थी तो कहाँ पर है आज? इन सब की अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले एक साथ जो सूचना है कि जो आपके कक्षा 12 का इतिहास से उसकी प्लेलिस्ट है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं सरस्वती नदी से। तो जो अपने सरस्वती नदी थी वो कहाँ पर थी, उसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा था और वो अब कहाँ है, इन सब बातों की चर्चा आज अपन इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं सरस्वती नदी की बात करता हूँ तो सरस्वती नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी थी। और जो अपन सिंधु सरस्वती सभ्यता की बात करते हैं तो इस सभ्यता के लगभग 2/3 शहर इसी सरस्वती नदी के किनारे पर थे। ये सरस्वती नदी भी लुप्त हो गई है और इससे पहले वो शहर भी या जो वो बस्तियां बची हुई थी 2/3 बस्तियां वो भी विलुप्त हो चुकी है। अगर मैं इसकी स्थिति की बात करूं तो गंगा नदी और सिंधु नदी के मध्य का क्षेत्र था वो इस सरस्वती नदी के प्रवाह का क्षेत्र था। और इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो लगभग ये 1300 किलोमीटर लंबी थी और कहीं पर ये 2 किलोमीटर चौड़ी तो कहीं पर ये 12 किलोमीटर तक चौड़ी थी। तो अलग अलग किताबों के अंदर इसका अलग अलग वर्णन आ रखा है। मूलतः ये जो नदी है, आगे अपन बात करेंगे वैदिक सभ्यता की, उस समय सबसे पूजनीय नदी बन चुकी थी। जो वैदिक साहित्य थे उनके अंदर इस नदी को देवीतम यानी देवियों में सबसे उत्तम, नदियों में सबसे उत्तम बताया गया है। साथ ही इसका एक और नाम भी मिलता है अम्बेतमे। तो वैदिक साहित्य आगे, अगला टॉपिक जब अपन सिंधु सभ्यता कंप्लीट कर लेंगे तो आगे अपन वैदिक साहित्य पढ़ेंगे, उसके अंदर इस नदी के बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। तो अभी थोड़ा सा वर्णन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन सरस्वती नदी की। सरस्वती नदी, ये सरस्वती नदी थी वो सिंधु नदी की सहायक नदी थी। और जो आपकी ये सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? सिंधु सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, इसकी 2/3 बस्तियां, जो 2/3 बस्तियां हैं माना जाता है इसी के किनारे बसी। और इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं या इसकी अवस्थिति की बात करते हैं तो ये सबसे पहले हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात क्षेत्र के अंदर कुछ भागों के अंदर था। और अगर अपन देखें इसकी प्रवाह तो जो सिंधु नदी थी और जो गंगा नदी थी के मध्य का क्षेत्र इसका प्रवाह क्षेत्र था। किस नदी का प्रवाह क्षेत्र था? सरस्वती नदी का। सिंधु नदी की तो सहायक नदी थी, लेकिन सिंधु और गंगा के बीच में जो भी क्षेत्र था तो यही क्षेत्र आते हैं। इन सब के अंदर कौन सी नदी बहती थी? ये सरस्वती नदी बहती थी। अगर अब अपन इसके उद्गम स्थल की बात करें, जो उद्गम स्थल था वो था हिमालय की शिवालिक पहाड़ियां। हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से इसका उद्गम होता था। यानी इस नदी का उद्गम स्थल हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से था। और अगर ये बात करें कि कौन से स्थान से ये समतल भूमि या मैदान पर आती थी,
तो मैदान पर आदि बद्री नामक स्थान पर आती थी। यानी पहाड़ियों से आदि बद्री नाम का एक स्थान है, वहां पर क्या होता था, ये नदी होती थी, धरातल पर आती थी। अब इसकी लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर लंबी। ये लगभग है, क्योंकि वर्तमान में इसके तो केवल प्रवाह क्षेत्र अपने को सैटेलाइट पर देखने से ही वैज्ञानिकों को ज्ञात हुआ है कि यहाँ पर कोई नदी थी। बाकी इसका कोई अवशेष एक राजस्थान के अलावा कहीं पर भी नहीं प्राप्त हुआ है। राजस्थान में एक नदी मिलती है आपको, घग्गर नदी। ये माना जाता है, हनुमानगढ़ जिले के आसपास क्षेत्र के अंदर है, ये माना जाता है कि सरस्वती नदी का ही अवशेष है। बाकी इसके अवशेष और कहीं पर भी नहीं मिले। और अगर चौड़ाई की बात करें, 2 से 13 किलोमीटर चौड़ी, कहीं पर 2 किलोमीटर चौड़ी तो कहीं पर 13 किलोमीटर चौड़ी थी। तो ये थी अपनी जो सरस्वती नदी। ये वैदिक काल के अंदर, वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी होगी। ये वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी बन गई। और जो वैदिक साहित्य थे, वैदिक साहित्य, उन वैदिक साहित्यों में इसके नाम मिलता है देवीतमे। देवीतमे का मतलब हो गया देवियों में सबसे उत्तम। नदीतमे, नदियों में सबसे उत्तम। और एक और नाम मिलता है अंबेतमी। ठीक है, तो ये हो गया अपने सरस्वती नदी कंप्लीट। तो एक बार वापस देख लेते हैं, मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको। सबसे पहले सरस्वती नदी कहाँ, किसकी सहायक नदी थी? सिंधु नदी की सहायक नदी थी। और सिंधु सभ्यता के अंदर लगभग 2/3 बस्तियां इसी नदी के किनारे बसी हुई थी। और अवस्थिति की बात करें तो पहले तो ये ध्यान रखना है, गंगा और सिंधु नदी के बीच का क्षेत्र। अब आप वर्तमान में जब भूगोल पढ़ोगे तब आपको मानचित्र पर देखने पर यह पता चलेगा कि सिंधु नदी है जो वर्तमान तो पाकिस्तान में बह रही है, और आती कहाँ से, हिमालय के क्षेत्रों से आती है। और गंगा नदी भी हिमालय के क्षेत्रों से आती है और अपने उत्तरी भाग से निकलकर ये पूर्वी भाग की तरफ निकल जाती है। तो इनके बीच का जो क्षेत्र है वो सारे के सारे क्षेत्र इसकी अवस्थिति के अंदर आएंगे। कौन कौन से क्षेत्र है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। लगभग पंजाब और हरियाणा से ये 2 भागों में विभक्त हो जाती थी। एक उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की ओर जाती थी, एक राजस्थान होते हुए गुजरात जाती हुई अपने जो है अरब सागर की ओर सागर में विलुप्त हो जाती थी। अब देखो, अब इसका उद्गम स्थल की बात करें तो हिमालय की शिवालिक पहाड़ियां हैं। मैदान में आदि बद्री नाम के स्थान से आती थी और लगभग 1600 किलोमीटर लंबी और 2 से 13 किलोमीटर, यानी कहीं स्थानों पर 2 किलोमीटर चौड़ी तो कहीं पर 13 किलोमीटर चौड़ी थी। वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी थी और वैदिक साहित्य में इसे देवी तमे, नदी तमे और अम्बे तमे कहा गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, अगर यहां पर इसको ये बातें कह रखी है तो अब वो नदी कहां गई? गंगा नदी तो अभी भी है, सिंधु नदी अभी भी है, तो फिर ये नदी कहां चली गई? तो माना जाता है 2 कारणों से ये नदी क्या हो गई? विलुप्त हो गई। पहला कारण, आप भूगोल के अंदर भूगर्भीय प्लेटों के अंदर परिवर्तनों को पढ़ते होंगे। जब वो आपस में टकराती है या एक दूसरे से टकराकर फिसलती है तो नए प्रकार की भू आकृति का निर्माण होता है। उसी प्रकार इस भूगर्भीय हलचल के कारण हो सकता है ये नदी जमीन के अंदर चली गई हो, यानी अब ये भूगर्भीय नदी हो गई हो। ये हो सकता है, अभी तक वैज्ञानिक इसके कारणों का पता लगा रहे हैं। तो पहला तो कारण हो गया भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण ये नदी हो सकता है भूगर्भीय हो गई हो। और दूसरा, जो इसका मूल स्थान था जहां से इसको जल प्राप्त होता था, जल स्रोत था हिमालय की शिवालिक की पहाड़ियां, हो सकता है यहां से इसको अब पानी मिलना बंद हो गया हो। जो जल स्रोत है वहां से जल की आपूर्ति अब मिलनी बंद हो गई हो। तो ये 2 कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये नदी आज विलुप्त हो चुकी है। तो अपन यहां पर इसी के साथ में लिख लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं, विलुप्त होने के कारण। 2 कारण बताए जाते हैं। पहला कारण भूगर्भिक परिवर्तन, भूमि में आने वाले परिवर्तन, और दूसरा हो जाएगा आपके जल स्रोत से
जल की आपूर्ति का न होना, जल स्रोतों से जल की आपूर्ति का न होना, ये भी एक कारण हो सकता है। अपने को दोनों ही कारण मान लेने, अपने को ये दोनों ही कारण मान लेने। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपन चलते हैं। ले लिया होगा आपने। अब देखिए, अब अपन आगे चलते हैं। आपके जो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थलों के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। ये पहले 2 स्थल है जो बहुत ही प्रमुख स्थल है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रखते हैं। तो वैसे तो आपके जो कोर्स है उसके अंदर पर्टिकुलर एक स्थान के बारे में नहीं बताया गया है, उसमें ये बता रखा है कि अलग अलग कला, साहित्य या अपन कह सकते हैं स्थापत्य, इनके बारे में अलग अलग बता रखा है। लेकिन केवल इन दोनों का वर्णन अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, जो इनके बीच में जो अपने यहाँ पर कंफ्यूजन है वो पूरी खत्म हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के ये दोनों है पाकिस्तान के अंदर और लगभग दोनों एक जैसे ही हैं, तो इन दोनों के बीच में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, वो अपन दूर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं हड़प्पा। इसका सबसे पहला खोजा गया क्षेत्र था हड़प्पा। कब खोजा गया भाई? 1921 के अंदर। किसके द्वारा? एक जॉन मार्शल का नाम का आदमी था, उसके नेतृत्व में दया राम साहनी के द्वारा। ये नाम याद रखोगे आप, दया राम साहनी, क्योंकि जॉन मार्शल तो दोनों जगह रहेगा, हड़प्पा में भी रहेगा और मोहनजोदड़ो में भी रहेगा। ये दयाराम साहनी किससे संबंधित है? हड़प्पा से संबंधित है। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में। कहां पर है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले के अंदर ये स्थित है। अब देखो, ये रावी नदी के तट पर है, ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये याद रखोगे आप, जो आपका हड़प्पा है वो कहां पर है? रावी नदी के तट पर। बाएं याद रहे या नहीं रहे? आपको रावी नदी याद रखनी है, क्योंकि जो आपके मोहनजोदड़ो आएगी वो आएगी आपके सिंधु नदी के तट पर, और ये कौन सी नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर। तो चलो अपन एक नदी ही बना लेते हैं। ये बन गई अपनी रावी नदी, और रावी नदी के ये तट पर बन गया अपना जो टीला खोजा गया था। ये रावी नदी के बाएं तट पर ये अपनी रावी नदी है, और इसके बाएं तट पर क्या बन गया है? अपने पास में एक टीला मिल गया है। इस टीले के 2 भाग कर देते हैं। ये लो कर दिए 2 भाग, एक भाग पूर्वी भाग, ये लो आपका पूर्वी भाग, और ये आपके हो गया पश्चिमी भाग। जो इस टीले का पूर्वी भाग है वो सामान्य जनता के लिए रहने के लिए, यानी छोटे छोटे घर मिले। छोटे घर मिले तो अपन समझ गए सामान्य जनता के लिए रहने के लिए मिला है। कच्चे मकान मिले, सामान्य जनता रहने के लिए मिला है। और पश्चिमी जो भाग मिला है वो आपको मिला है दुर्गीकृत। दुर्गीकृत मतलब दुर्ग बना हुआ मिला है, पक्का मकान मिला है। हो सकता है इसके अंदर जो ये टीला था या हड़प्पा था उसका प्रमुख व्यक्ति यहाँ पर रहता होगा। अब राजा का नाम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये नहीं पता चला है कि यहाँ पे राजा या प्रमुख व्यक्तियों के अंदर एक नेता के रूप में कोई था। हो सकता है यहाँ पर उसके धनाढ़ वर्ग का कोई व्यक्ति रहता होगा, पूर्वी व्यक्ति, ये पश्चिमी क्षेत्र के अंदर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति रहता होगा। इसके अलावा और क्या क्या प्राप्त हुआ? अपने को सबसे महत्वपूर्ण यहां से जो प्राप्त हुआ है वो है अन्नागार। 6 अन्नागार एक लाइन के अंदर और 6 अन्नागार दूसरी लाइन के अंदर प्राप्त हुए। 3 2 5 1 6। और इस 6 ये यहां से 6 इस प्रकार पंक्तियों के अंदर प्राप्त हुए। और जो ये 6 12 अन्नागार प्राप्त हुए, इन सब के मुंह जो रावी नदी के तट की तरफ है,
ये 12 के 12 नगार, 6 नगार जो आपको मिले हैं वो सभी इनके मुख किधर है, 6 नगार 2 पंक्तियों में मिले और उन सभी के मुख कहाँ है, इस नदी रावी नदी के तट की तरफ है। और इनके बीच में यानी यहां पर और यहां पर इन दोनों में 27 फीट का गैप है। यानी जो ये सड़क है, चाहे यहां इधर की ओर बात करें या सामने की ओर बात करें, ये चारों ओर जो ग्रिड अनुसार जो सड़क फैली हुई है, इसमें ये सड़क कितनी चौड़ी है, 27 फीट की चौड़ी है। और इसी के साथ में यहां पर कुछ मकान नुमा आकृति प्राप्त हुई है। तो ये मकान नुमा आकृति ये प्राप्त हुई है, मकान नुमा आकृति प्राप्त हुई है। तो अपन ने कह दिया देखो यहां पर अन्नगार था यानी अन्न रखने का स्थान था, और यहां पर जनता रहती थी, तट रावी नदी के तट के समीप है। तो यहां कौन रहते होंगे भाई, अपन ने कह दिया मजदूर रहते होंगे, यहां पर मजदूर या श्रमिक रहते होंगे। तो श्रमिकों के लिए रहने के लिए अपने को यहां पर कुछ मकान प्राप्त हुए। इसी के साथ में यहां पर जो पूर्वी टीला मिला है उसके दक्षिणी हिस्से के अंदर अपने को एक कब्र प्राप्त हुई है जिसका नाम है HR नाम से एक कब्र प्राप्त हुई है। अपने को HR नाम से एक कब्र प्राप्त हुई है। इसी के समीप R37 नाम से भी कब्रों का एक समूह प्राप्त हुआ है। 2 प्रकार की कब्र याद रखनी है। सबसे पहले H से हड़प्पा हो गया, याद रखने में हो जाएगा। H मिला है कहां पर, हड़प्पा पर मिला है। HR नामक एक कब्र मिली है। वहीं साथ में कब्रों का समूह मिला है जिसे नाम क्या दे रखा है, यहां पर R37 नाम दे रखा है। ये तो मिला है अपने को यहां अपने हड़प्पा के अंदर। अब एक बार अपन यहां पर देख लेते हैं हड़प्पा में और कौन कौन सी विशेष वस्तुएं मिली है। 4-5 जो वस्तुएं उनका मैं नाम लिखा देता हूं। अब मैं इनका नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि ये अपन ने देख ही लिए, ये आप चित्र को देखकर आप अपने आप ही समझ जाओगे। उसके अलावा जो प्रमुख वस्तु मिली है, एक सींग वाले गेंडे व वृषभ का मतलब होता है बेल की आकृति मिली है। एक सींग वाले गेंडे की आकृति मिली है और एक बेल की आकृति मिली है। इसके अलावा अपने को एक स्वास्तिक चिन्ह मिला है। स्वास्तिक चिन्ह का मतलब समझ गए, स्वास्तिक चिन्ह। तो स्वास्तिक चिन्ह देख लो कितना पुराना है। इसके अलावा अपने को गेहूं व जौ के दाने भी मिले, साथ में 16 भट्टियां भी मिली। हो सकता है इसके अंदर धातुओं को गलाया जाता होगा। इसके अलावा जब धातु आई है तो एक धातु की इक्का गाड़ी मिली है, यानी सामान ढोने की एक इक्का गाड़ी भी अपने को यहां से प्राप्त हुई है। इसके अलावा एक अपने को एक मुद्रा भी मिली है, मुद्रा जिसके अंदर सांप को बाज अपने मुंह में लिए है। सांप क्या कर रहा है, सांप को बाज अपने मुंह में लिए हुए एक मुद्रा भी मिली है। इसके अलावा अपने को जो एक मिला है श्रृंगार पेटिका मिली है, श्रृंगार पेटिका यानी श्रृंगार करने की एक पेटी मिली है। एक मनुष्य प्लस बकरे का अस्थि पंजर भी अपने को मिला है। इसके अलावा एक और वस्तु प्राप्त हुई है अपने को, काले पत्थर की मूर्ति। ऐसे बहुत सारी वस्तुएं मिली है, लेकिन अपने 11-12 को देखते हुए बस यही इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं वापस आपको रिवाइज करवा देता हूं। तो यहां पर देखते हैं हड़प्पा खोज किसने की, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। कहां पर है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले के अंदर है, रावी नदी के बाएं तट पर है। रावी नदी के बाएं तट पर अपने को ये टीला मिला है। टीले के 2 भाग है, पूर्वी टीले के अंदर सामान्य जनता रहती है, पश्चिमी टीला दुर्गीकृत है। और इस टीले के
आगे यानी रावी नदी और इस टीले के बीच के अंदर अपने को बहुत सारे जो अन्नागार मिले हैं, यानी 6 की पंक्तियों के अंदर रावी नदी और टीले के बीच में अपने को अन्नागार मिले हैं। 6 अन्नागार 2 पंक्तियों के अंदर मिले हैं। इन अन्नागारों का मुंह किस तरफ है? रावी नदी के तट की तरफ है। एक मकान नुमा आकृति भी मिलती है जिसके अंदर मजदूर या श्रमिक आवास करते थे। इस जो अपने को अन्नागार मिले हैं इन सब के बीच में 27 फीट की सड़क भी मिलती है। इसके अलावा एक HR नाम की कब्र भी मिलती है। इस HR नाम की कब्र के पास में एक कब्रों का समूह मिलता है जिसे अपन R37 नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक सींग वाला गेंडा, वृषभ, स्वास्तिक, गेहूं और जौ के दाने, काले पत्थर की मूर्ति, 16 भट्टियां किसके लिए मिली है? हो सकता है ये खनिज को गलाने के लिए काम आती होगी। धातु की एक इक्का गाड़ी मिली है, मुद्रा मिली है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां से मुद्रा मिली है। सांप को बाज अपने मुंह में लिए हुए एक चित्र का अंकन किया हुआ था, ऐसी एक अपने को क्या मिली है? मुद्रा मिली है। श्रृंगार पेटिका मिली है। मनुष्य और बकरे के अस्थि पंजर वाली भी एक कब्र मिली है। ये सारी चीजें कहां से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से प्राप्त हुई है। हालांकि आपकी स्टेज से ऊपर की बातें हैं, लेकिन आप ये सब चीजें अगर याद करोगे तो आगे आपको बहुत ही फायदा रहेगा। तो ये सारी चीजें अपने को हड़प्पा से प्राप्त हुई है। इसके बाद एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। ले लिया होगा आपने। अब अपन आगे चलते हैं और देखते हैं मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो लगभग एक ही काल में उत्खनित हुए हैं और लगभग एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो। अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हुई है, तो आप कहोगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हुई है, तो आप कहोगे हड़प्पा से हुई है। ये भी बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। सबसे पहले सर्वाधिक मोहरें अगर पूछ लिया जाए तो आप कहोगे मोहनजोदड़ो। और अभिलेख का मतलब हो गया कुछ ना कुछ लिखा हुआ। अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हुई है, तो आपका उत्तर होगा हड़प्पा। अगर ये पूछे अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें तो हड़प्पा से, और सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हुई है तो आप कहोगे मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अब थोड़ी बहुत बातें अपन मोहनजोदड़ो के बारे में जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो, जिससे अपना केवल कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये आपको करवाने का तात्पर्य यही है, आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से कंफ्यूजन दूर हो जाए। बाकी आपके किताब के अंदर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सीधे रूप से नहीं दे रखे हैं। इनकी कला है, संस्कृति है, इनके स्थापत्य है, ये दे रखे हैं। बाकी सीधे रूप से आपको मोहनजोदड़ो या हड़प्पा नहीं दे रखा है, या कालीबंगा नहीं दे रखा है। अब तो मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। तो मोहनजोदड़ो पहले सबसे पहले तो देखते हैं है कहां पर। ये भी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के कौन से प्रांत में है? सिंध प्रांत के अंदर है। और लरकाना जिले के अंदर, लरकाना जिले में, ये याद हो ही जाएगा। पाकिस्तान के अंदर, दोनों ही पाकिस्तान के अंदर है, सिंध प्रांत के अंदर है। नदी की बात करें तो ये सिंधु नदी के तट पर है। ये कहां पर है? सिंधु नदी के तट पर। अब ध्यान से सुनना, ये मोहनजोदड़ो है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ, सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के पास में है, तो सिंध भाषा के अनुसार या सिंधी भाषा के अनुसार इसका अर्थ है मृतकों का टीला। ये लो, ये हो गया मृतकों का टीला। सारे प्रश्न यहीं से दूर हो जाएंगे, अपने सारे प्रश्नों के उत्तर यहीं पर मिल जाएंगे। तो ये लो आपका आ गया मोहनजोदड़ो। अब देखो, मृतकों का टीला कहते हैं, सीधी सी बात है। क्यों मरा भाई? तो याद रख लो, मलेरिया से मर गया। याद रखना है आपको, किससे मर गया? मलेरिया से मर गया।
अब मलेरिया से मर गया, मरने के बाद में क्या चाहिए भाई? मरने के बाद में सबसे जरूरी चीज है कफन। ये लो भाई कफन दे दिया। किसका कफन दिया? सूती कपड़े का कफन दे दिया। मलेरिया से मर गया, सूती कपड़े का कफन दे दिया। अब कफन के बाद में क्या चाहिए भाई? इसको ले जाने के लिए आदमी चाहिए। कितने आदमी चाहिए? 2 आगे 2 पीछे। ये 1922। तो खोज कब हो गई? 1922 के अंदर खोज हो गई। अब उसको ले जाएंगे कहां पर भाई? ले जाएंगे कब्रिस्तान में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां पर कब्र नहीं मिली। कब्र नहीं मिली। कब्र नहीं मिली तो क्या किया भाई? सीधी सी बात है, कब्र में या तो दफनाते हैं, नहीं मिलती है तो क्या करते हैं? जलाते हैं। तो इसको भी जो यहाँ पर मोहनजोदड़ो कोई मृतकों का टीला था, उसमें किसी व्यक्ति को मलेरिया से मर गया, सूती कपड़े में 2 आदमी ले जाकर क्या करते हैं? जला देते हैं। तो यहाँ पर जलाने के बाद में उसकी क्या हो जाती है? राख। तो इसके क्या हो गए? एक तो कब्र नहीं मिली और राख हो गई। तो राखल दास बनर्जी, ये इसके हो गए खोजकर्ता। तो 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई। तो वापस ध्यान से सुनो, मलेरिया के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। सूती कपड़े के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? सबसे पहले मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। इसका उत्खनन कब हुआ? 1922 ईस्वी के अंदर इसका उत्खनन हुआ। किसने उत्खनन किया? राखल दास बनर्जी ने इसका उत्खनन किया। इसमें कब्र नहीं मिली है, यानी यहाँ पर कब्रों के अवशेष मोहनजोदड़ो से नहीं मिले हैं। अब देखो, अब एक और हो गया। अब जब इस मृतकों को यहाँ से ले जा रहे थे ये 2 आदमी, तो कोई ना कोई रास्ते से ले जाएंगे। तो यहाँ पर कोई ना कोई जब यहाँ रास्ते से ले जा रहे थे तो यहाँ पर एक राजपथ भी मिला है। जिस रास्ते से ले गए उसका नाम क्या था? राजपथ। तो यहां से क्या प्राप्त हुआ है? राजपथ भी प्राप्त हुआ है। वापस देखो, मलेरिया के अवशेष, सूती कपड़े के अवशेष, राजपथ के अवशेष 1922 में प्राप्त हुआ है। कब्र बिल्कुल भी नहीं मिली और राखल दास बनर्जी यहाँ के उत्खनन करता है। आपको बात समझ में आ गई क्या? अब देखो आगे। अब एक यहां से क्या प्राप्त होती है? एक योगी की मूर्ति प्राप्त होती है। योगी की मूर्ति। इसके अलावा एक विशाल स्नानागार प्राप्त होता है। चबूतरे पर बना अन्नागार प्राप्त होता है और एक सभा स्थल प्राप्त होता है। बस इसके अंदर आप इतना याद कर लो, आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ये सारी सबसे इंपॉर्टेंट है। योगी की मूर्ति मिली है, मूर्तियों में यहाँ पर योगी की मूर्ति मिली है और मोहनजोदड़ो से इनके अवशेष मिले हैं। अब एक बार विशाल स्नानागार को, ये विशाल स्नानागार आगे और पढ़ेंगे अपन, लेकिन अभी एक बार जब इसका बात चल रही है तो एक बार पढ़ लेते हैं। विशाल स्नानागार, ये लो अपन ने एक विशाल स्नानागार बना दिया। इस विशाल स्नानागार के अंदर जो उत्तरी क्षेत्र है उससे सीढ़ियां आती थी कुछ इस प्रकार। ये लो अपन ने ये सीढ़ियां बना दी। ये यहाँ से कुछ इस प्रकार सीढ़ियों से नीचे आते थे और उत्तरी के साथ साथ में दक्षिण में भी इसी प्रकार की सीढ़ियां बनी हुई थी और पूर्व और पश्चिम के अंदर इन सीढ़ियों का अभाव था। और अब जब ये सीढ़ियां थी इसके बीच में एक गोल कुंड था। उत्तर से सीढ़ियां, दक्षिण से उतरने की सीढ़ियां, उसके बाद में बीच में क्या हो गया? एक यहां पर गोल कुंड बना हुआ था। जो यहां से जो ये विशाल स्नानागार था उस अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई आपके थी 54 मीटर, लंबाई इसकी थी 33 मीटर। और अगर इस कुंड की बात करूं, ये जो कुंड था ये आपके था 23 फुट बाई 39 फुट बाई 8 फीट, यानी 23 फीट लंबा, 39 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा। ये इस जो अंदर कुंड था उसका माप था। और अगर पूरे स्नानागार की मैं बात करूं तो 54 मीटर चौड़ा और 33 मीटर लंबा था। और अगर इसी के साथ में ये दिशा कौन सी हो गई? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और अगर इस दिशा की अगर मैं बात करता हूं, ये दिशा कौन सी हो गई? उत्तर और पूर्व। तो ये उत्तर पूर्व दिशा के अंदर पुरोहितों के मकान,
पुरोहितों के मकान कहां पर मिले हैं? उत्तर पूर्व दिशा के अंदर पुरोहितों के मकान मिले हैं। और अगर मैं यहां पर इस दिशा की बात करूं, दिशा कौन सी हो गई? देखो दक्षिण हो गया और ये पूर्व, तो दक्षिण पूर्व की अगर मैं बात करूं, दक्षिण पूर्व दिशा की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर क्या मिला है? सभागार या सभा स्थल। ये जो सभा स्थल मिला है 27 मीटर बाई 27 मीटर चौड़ा है। ये सभा स्थल क्या है? 27 मीटर बाई 27 मीटर चौड़ा है। इस सभा स्थल के अंदर इस प्रकार की चौकियां लगी हुई है। पूरे सभा स्थल के अंदर इस प्रकार की चौकियां बनी हुई है। तो इस सभा स्थल को देखकर लगता है, हो सकता है यहां पर कभी उस काल के अंदर बाजार रहा होगा। ये सभा स्थल है, इस सभा स्थल के अंदर देखने पर लगता है ये 27 बाई 27 मीटर का कोई बाजार रहा होगा। इसके अलावा एक अपन देखते हैं पश्चिमी भाग की तरफ, तो अपने को एक 1.5 मीटर ऊंचा चबूतरा मिलता है। कितना ऊंचा चबूतरा मिलता है? 1.5 मीटर ऊंचा चबूतरा। और उस चबूतरे पर एक बहुत ही वृत्ताकार आकृति के अंदर, बहुत ही वृत्ताकार आकृति के अंदर एक अपने को अन्नागार भी प्राप्त होता है। तो वृहद अन्नागार और वृहद स्नानागार अपने को कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सभागार कहां से प्राप्त हुआ है? यह भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो एक बार अपन इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मोहनजोदड़ो कहां पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना नाम के जिले पर है और यहां पर सिंधु नदी के तट पर ये मिला है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो मृतकों का टीला। जब कोई मृतकों का टीला मतलब कोई ना कोई मरा है। किससे मरा है? मलेरिया से मरा है। याद रखने की यही ट्रिक है और सबसे आसानी से इसी ट्रिक से याद होगा। मेरे टीचर ने भी मेरे को इसी प्रकार ही सिखाया है। मृतकों का टीला यानी कोई ना कोई मरा है। किससे मरा है? मलेरिया से मरा है। तो यहाँ पर इस मरने के बाद में किस चीज की आवश्यकता रहेगी? बे सीधी सी बात है, सूती कपड़े की कफन बनाने के लिए आवश्यकता रहेगी। अब क्या हो गया? ये जो मर गया है उसको ले जाने के लिए कोई ना कोई राजपथ मार्ग तो चाहिए। उस मार्ग को अपन ने नाम दे दिया राजपथ। अब क्या चाहिए? 2 आदमी आगे, मतलब उस अर्थी को कंधा देने के लिए 2 आदमी आगे और 2 आदमी पीछे चाहिए। तो 2 और 2 कितने हो गए? ये हो गए 22। यानी 1922 के अंदर अपने को इसकी खोज हुई है। अब यहाँ पर कब्र नहीं मिली है तो यहाँ पर जलाते थे। अगर इस व्यक्ति को जलाया गया तो इसकी क्या बन गई? राख बन गई। इसी राख से नाम आ गया राखलदास बनर्जी। तो ये तो हो गए राखलदास बनर्जी। ये इसके हो गए खोजकर्ता। किसके नेतृत्व में किया? वो अपन ने पहले ही देख रखा था, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व के अंदर इसकी खोज की गई। अब अगर अपन बात करते हैं कि यहाँ पर सबसे विशेष उसमें क्या प्राप्त हुई? एक तो योगी की मूर्ति, विशाल स्नानागार, चबूतरे पर बना हुआ अन्नागार और सभा स्थल प्राप्त हुआ। अगर अपन बात करते हैं जो आपके विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, उत्तर से और दक्षिण से उतरने की सीढ़ियां हैं, बीच के अंदर एक कुंड बना हुआ है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है 54 मीटर बाई 33 मीटर है। कुंड की बात करें 23 फीट बाई 39 फीट बाई 8 फीट इसकी गहराई है। उत्तर पूर्व के अंदर पुरोहितों के मकान मिले हैं, दक्षिण पूर्व के अंदर सभागार मिला है। इस सभागार के अंदर आपके बहुत सी चौकियां मिली है। ये चौकियां किसको बताती है? हो सकता है उस काल के अंदर यहाँ कोई ना कोई हाट या बाजार लगता होगा। इसी के बाद में अगर अपन पश्चिम क्षेत्र की तरफ आते हैं तो 1.5 मीटर ऊंचा एक अपने को चबूतरा और उस चबूतरे पर बना हुआ एक विशाल अन्नागार भी मिलता है। इसको देखते हैं कि लगता है यहाँ पर अन्न के भंडार की भी व्यवस्था थी। तो ये तो था अपना मोहनजोदड़ो। तो मेरे हिसाब से आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में अब क्लियर हो गए होंगे। अब इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और कल से अपन अगले वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे? प्रत्येक एक आपके भाग को जिस प्रकार आपकी किताब में दे रखा है उस भाग को लेकर चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।